ठीक है, ठीक है, ओके। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि 4 बज चुके हैं, अब तुमको जाग जाना चाहिए। नाउ वी विल बिगिन विद टुडेज सेशन। हमने काफी सारे डाउट्स सुन लिए हैं। ऑलराइट, सबको स्क्रीन दिख रही है? एक बार कमेंट, अभी हाँ, कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दो स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज भी ठीक ठाक आ रही है। ठीक है, सबको दिख रही है। सो आज बहुत इंटरेस्टिंग है मार्च के करंट अफेयर्स। बस इसमें ना एक पूरा मिक्स बैग है। हाँ तन्मय बताओ। आई थिंक गलती से कर दिया होगा उसने। ओके, सो ये बहुत एक मिक्स्ड बैग है ऑफ मार्च। इसमें तुमको फन न्यूज भी मिलेगी, बहुत पथेटिक न्यूज भी मिलेगी, बिल्कुल काम की न्यूज भी नहीं मिलेगी, एंड एट द सेम टाइम सम ग्रूसम न्यूज भी मिलेगी। एक इतनी ग्रूसम न्यूज है कि ऐसा तुम्हारे साथ बचपन में किसी ने कर दिया होता, तुम अभी तक ट्रॉमा में होते। तो ऐसे लोग आजकल कर रहे हैं कुछ छोटे बच्चों के साथ साथ। ओके, हरकत उस बच्चे से मैच करती है, बट आई होप तुम्हारे रिलेटिव ऐसे कोई कुछ ना हो। So we'll be discussing. We'll start with the first case, which is Karnataka High Court का case that said कि satire protected under Article 19। क्या कोई मुझे बताएगा satire का मतलब क्या होता है? वो बता इसमें अच्छे से स्कोर कर रहा हो, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स आपसे पूछा जाता है कि जो पैसेज दिया गया उसकी टोन क्या है, टोन ऑफ द पैसेज, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि टोन ऑफ द पैसेज होती है सटायर, सरकाज़म एटसेट्रा। यस कार्तिक। लाइक बहुत सार्कास्टिक होना, सार्केज्म सामने वाले को मार रहे हैं, इनडायरेक्टली उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही है? मैं अटक अटक के तो नहीं आ रही हूँ? नहीं, ठीक है। ठीक है। सो या यू आर क्लोज टू दैट, बट सटायर और सरकास्टिक में भी ना एक डिफरेंस होता है। सरकास्टिक एकदम ऐसे डिनोट कर रहा होता है कि हाँ ये फन वे में है, बहुत मस्ती में हम कर रहे हैं। सटायर जो होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं कर रहा होता है, लाइक इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड सरकाजम, बट इट्स मोर लाइक कि हम इसके साथ साथ कुछ लेसन भी दे रहे हैं, हम इशारा भी कर रहे हैं। इट इज समथिंग दैट योर पेरेंट्स समटाइम्स डू। They are not always sarcastic. They are sometimes using satire to, provoke you, to make you understand, to make you understanding towards the fact कि वो जो कहना चाह रहे हैं वो ज्यादा सच है। न्यूट्रल थोड़ा बहुत, सटायर में एक मॉरल सेंस होता है जिसकी तरफ वो इंक्लाइंड होता है। ठीक है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट के पास उसने सॉरी एक एफआईआर को क्वॉश कर दिया। आज आप ये वर्ड बहुत पढ़ोगे। हमने कल या परसों इसको डिस्कस करा था कि क्वॉश कौन कर सकता है और कंपाउंडिंग कौन कर सकता है। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, करा था डिस्कस कि नहीं करा था? यस वी डिड। रिश्तेदारों के सामने बुलाने के लिए इशारा करना जैसे। ओके, यस, सो वी डिस्कस। सो क्वॉश कौन कर सकता है? कोर्ट कर सकता है। तो ऐसे हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक एफआईआर क्वॉश कर दी जो जैन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हुई थी। इस एफआईआर में क्या हुआ था, सॉरी इस केस में क्या हुआ था, इन दलित कम्युनिटी को लेकर, SC ST कम्युनिटी जो होती है, इनका एक इनएक्टमेंट चल रहा था, एक स्किट चल रही थी। स्किट, यहाँ पे एक वर्ड है स्किट, स्कूल्स में होता होगा तुम्हारे। स्किट होती है असेंबलीज में, इनएक्टमेंट चलता रहता है कि कुछ बच्चे आएंगे, कुछ एक्ट कर रहे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे एक स्किट हो रही थी ऑन BR अम्बेडकर लाइफ, दलित कम्युनिटी की क्या उनकी सिचुएशन है क्या नहीं है। ठीक है, एम आई ऑडिबल ना अच्छे से? ठीक है। हाँ, तो ऐसे एक स्किट चल रही होती है। अब वो स्किट में इनएक्टमेंट में थोड़ा सा सटायर यूज करते हैं, तो एक इंसान ऑफेंड हो जाता है, एक के साथ साथ थोड़े थोड़े और लोग भी ऑफेंड हो जाते हैं। तो जब कोर्ट के पास ये केस जाता है, सबसे पहले वो ये देखता है कि जो जो बंदा ना ऑफेंड हुआ होता है, वो खुद इस कम्युनिटी का होता ही नहीं है। तो कोर्ट के पास एक केस आता है जिसमें ये बोला जाता है कि SC ST एक्ट आपने पढ़ा होगा। SC ST एक्ट आया था 1955 1954 के अराउंड। वहां पे ये अंबेडकर का सबसे मेन मोटिव था इस एक्ट को लेके आने। लाइक जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, आप जानोगे कि उसी के कुछ टाइम बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था कमिटी से, असेंबली से ही रिजाइन। ही डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द न्यू इंडिया, बिकॉज उनको लग रहा था वो जिस चीज के लिए वॉइस आउट कर रहे थे अपने ओपिनियंस, उनको सुना नहीं पा रहा। ठीक है। तो इवेंचुअली एक्ट लाया
है बाय द गवर्नमेंट देन कि SC/ST एक्ट होगा, इससे हम सेफ गार्ड करेंगे जो भी बैकवर्ड लोग होते हैं, जो भी दलित कम्युनिटी के लोग होते हैं, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे, हम इन्हें एक प्लेटफॉर्म देंगे कि इनकी आवाज को सुना जा सके और इनके अगेंस्ट कोई अत्याचार ना हो। तो अब कोर्ट कहता है कि पहले तो वो जो बंदा था वो सच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना था, उसका कोई इतना मैटर नहीं करता था, ठीक है, कि वो क्यों ऑफेंड हो। डोंट, जरूरी है क्या कि मैं उस कम्युनिटी में बिलोंग करूं तभी मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ नो। कभी कभी एज ह्यूमन बीइंग हमें ज्यादा जल्दी समझ आ जाता है किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ गलत नहीं हो रहा, rather than the person who is to be getting involved in that। जैसे तुमने बहुत बार ऐसा देखा होगा, अगर तुम्हारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो एक कोई एक या दो चार लोग होते हैं, वो किसी एक बंदे को पकड़ के बहुत गलत तरीके से उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं, बट उसको हंसी मजाक का एक पेरोग्रेटिव दे रहे होते हैं कि हम तो हंसी मजाक ही कर रहे हैं, बट वो उसकी इंसल्ट हो रही होती है। पर तुम जो दोनों दोस्त को जानते हो, नए दोस्त को भी पुराने दोस्तों को भी, तुम्हें एक आइडिया रहता है कि भाई ये जो पुराने दोस्त है ना, ये लोग ऐसे ही करते हैं। नया दोस्त आता है तो उसको लग रहा है कि हंसी मजाक हो रही है, हाँ खींची भी कर रहा है, बट एक्चुअली में उसकी बेइज्जती हो रही है। तो ये कोर्ट ने थोड़ा देखा, सब कुछ समझा, बट वो इसी नतीजे पे आए कि ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, ये सटायर ही था। जहाँ पे वो एक्ट, वो स्किट को परफॉर्म करा गया, वो एक ऐसा तरीका था जिससे यही प्रूव हो कि वो एक सटायर था, एक सैटिरिकल स्किट थी, ठीक है। मॉक नहीं कर रहे थे वो BR अम्बेडकर दलित कम्युनिटी को, वो एक लेसन टीच कर रहे थे। और आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गए बिकॉज आप उस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे, सटायर इज पार्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीच विच इज आर्टिकल 19(1)(a) एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इन्वॉल्व इंसाइट वायलेंस और प्रमोट हेटरेड। तो ऐसा स्किट ने कुछ नहीं करा जिससे वायलेंस इंसाइट हो या फिर ऐसा कुछ हो जिससे हेटरेड इंसाइट हो, ठीक है। अब हमने ये सब पढ़ लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज क्रिमिनल लाइबिलिटी डिटरमाइंड? क्या कोई मेरे को बताना चाहेगा कैसे होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी? Anybody who can tell me how criminal liability is determined? मेरी वॉइस लैग, हाँ हाँ बोलो ईश्वी। मैम अगर वहाँ पे मेंसरिया है या फिर इंटेंट है, मलेशियस इंटेंट है, तो फिर लाइबिलिटी रहेगी क्रिमिनल। गुड गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। 100%। लाइबिलिटी अलॉन्ग विद कैसे होती है? एक्टिव। राइट राइट राइट। सो एक्ट्रेस रिया कभी कभी हम ना कंट्रोल में रखते हैं, तो एक्ट हो जाता है तो फिर लाइबिलिटी 100% आपकी है, बट कभी कभी हमें एक्ट के पहले से जज करना रहता है कि सच शांति करी या नहीं करी। गाइस आई थिंक ये लैग कर रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। मेरे को तुम्हारे चेहरे एकदम अटके हुए दिख रहे हैं, हाँ अब तो मेरे लैग को हो गया। समझ, हाँ हाँ, गिव मी अ सेकंड जस्ट। ओके ऑलराइट, तुमको दिख रहा है फाइल जो शेयर्ड है? अब मैं विजिबल हूँ और ऑडिबल हूँ अच्छे से? ठीक है। सो ईश्वी ने अभी बोला, दिव्यांश ने भी बोला कि क्रिमिनल लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है, मेंस रिया से होती है। तो सबसे पहले किसी पे क्रिमिनल लाइबिलिटी अप्लाई होगी कि नहीं, हम ये देखते हैं कि उसके दिमाग में मैल जमा है कि नहीं जमा, वो दिमाग से थोड़ा खिसक गया है कि नहीं खिसक गया, मन में उसके वो ख्याल आने लगे हैं कि नहीं आने लगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जब वो स्किट कर रहे थे उनका पूरा मोटिव यही था कि बस वो एक अवेयरनेस फैलाएं, सेटायर बना रहे, थोड़ा मस्ती मजाक भी हो जाए, वो हो जाए। उसको आप एकदम इस चीज में मत लो कि वायलेंस हो जानी चाहिए, हेटरेट हो जानी चाहिए। तो कभी कभी जो कोर्ट एकदम सीरियस हो जाता है वो भी समझता है कि सटायर सरकाजम भी जरूरी है दुनिया में,
यू कांट जस्ट पुट थिंग्स इनटू जस्ट वन इंक्लिनेशन की सब कुछ गलत ही है, सब कुछ, सबके पीछे कुछ मोटिव भी चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। नाउ एनीबडी हु कैन टेल मी 19(1)(a) के अंडर कुछ फैक्टर्स आते हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, क्या है, कौन कौन है जो मुझे वो फैक्टर्स बता सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं? ये फैक्टर्स होते हैं कि इन सब के अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, उस पर लिमिट होती है। वो लिमिट्स क्या क्या है? आई कैन नेम एनीबडी एंड क्या आप मेरे को बताना चाहेंगे, या यू वुड वांट टू रेज योर हैंड एंड वॉइस आउट? एनीबडी? यस चिराग, शाबाश, बताओ। मतलब भैया ने ये पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब 7 है, मतलब इसमें 7 है ना, मतलब सबसे पहला है 19 क्लॉज, मतलब फ्रीडम एक्सप्रेशन, मतलब कि ऐसा बोलो कि सामने वाले को ऐसा लगे कि बात कर रहे हो, उल्टा सीधा ना बोल किसी कास्ट रीजनल प्लेस के बारे में। इंडिया में जैसे कि अभी केस हुआ था ना वो रणवीर का, तो उसने वो उल्टा सीधा बोल दिया था, आपने क्या दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, भाई कुछ हमने आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, वही है वो पूरे फैक्टर बताने के, सिंपल एक ही। रुको रुको, मैं एक बार क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैं बोल रही थी कि 19(1)(a) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड है 19 क्लॉज 2 में। वो 19 क्लॉज 2 के फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लैरिटी रखता है, वो बस एरो मैंने अपने उसके लिए रखा था कि ये चीज हमें डिस्कस करनी है, वी शुड नॉट मूव फॉरवर्ड फॉर दैट। सो 19(2) में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ऑन 19(1)(a), उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो चिराग, उसमें से कुछ एक दो आप बता पाएंगे? मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कास्ट के बारे में नहीं बोल सकते किसी के, अरे ताकि ऐसे अपने अपनी ओपिनियन नहीं देना है, उसमें जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, भैया की क्लास में पढ़ा था, वो बताना है। मतलब कि सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, मतलब कि इंडिया की कोई है। अच्छे अच्छे वर्ड्स कुछ कुछ बोल दो, एक आध तो फिट हो ही जाएगा, है ना? क्या मतलब होता है सोवरेनिटी का? मतलब कि सोवरेनिटी का मतलब कि आपस में एक समान है भाई, एक जैसे कि पता है लेकिन अब वो समझा नहीं पाए, बताओ बताओ। जैसे ये नेशनल सिक्योरिटी हो गया। गाइस, मैं सोवरेनिटी का मतलब सिखा रही हूँ, सब अच्छे से सीख लो। हम अगर मतलब सीखेंगे इस वर्ड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको याद रखना है तुम एक लॉ एस्पिरेंट हो। ये सब मीनिंग्स ना तुम्हारे प्रियम्बल में यूज किए जाते हैं। यू कांट जस्ट से कि इसका मीनिंग ये है वो है। सॉवरेनिटी का मतलब समझो, थोड़ा टफ है, 3-4 साल तक तुम भूलते रहोगे, बट समझो। इस दिन हम क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं इस दिन हम? डिसेंसी मॉरलिटी मना रिपब्लिक डे मनाते हैं, राइट। और मेरा बर्थडे भी मंगाते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिपब्लिक डे, ओके। रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक कब बनता है कोई देश? जब उसमें एक हेड होता है, इलेक्टेड हेड होता है, ठीक है। और ये सब कैसे होता है? डेमोक्रेसी से होता है। इलेक्शन तो डेमोक्रेसी में ही होते हैं, मोनार्की में इतना नहीं होता इलेक्शन का, ठीक है। तो रिपब्लिक हम कब कहेंगे? जब एक हेड हमारे पास होगा। हेड कैसे आता है? डेमोक्रेसी के थ्रू आता है। अब जब ये प्रोसेस फॉलो होती है ना, इससे हम बनते हैं सॉवरेन। इससे हम क्या बनते हैं? सॉवरेन बनते हैं। इंडिया इज कॉल्ड अ सॉवरेन नेशन बिकॉज वी हैव अ हेड। हेड ऑफ द स्टेट कौन है गाइस? द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट। राइट, इट्स द प्रेसिडेंट। गुड, प्रेस सीएम। सीएम कौन बोला रे? सीएम नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट। आपके स्टेट की बात नहीं हो रही, स्टेट एज अ नेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम नेशन की बात कर रहे हैं। सो ये हो गया प्रेसिडेंट। तुमने डी फैक्टो और डी ज्योर हेड पढ़ लिया है क्या? यस दीदी। यस दीदी। तो प्रेसिडेंट कौन सा हेड है, डी फैक्टो या डी ज्योर? डी जोर। डी ज्योर हुआ, ठीक है। ज्योर का मतलब क्या होता है गाइस? बाय बाय द लॉ। लॉ। और बाय फैक्ट कौन है हमारा? पीएम है, ठीक है। तो अब जब हम स्टेट में जाएंगे तो डीजी और हेड कौन हो जाएगा? गवर्नर हो जाएगा, जिसे हम कल आर्टिकल 200 में बात कर रहे थे तमिलनाडु की। और डी फैक्टो कौन हो जाएगा? सीएम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक सॉर्ट हो गया। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? अब
अब तुम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ये सब के अगेंस्ट बोलोगे, तो चिराग का कहना सही था बट वो लिंक नहीं जोड़ पा रहा था, ठीक है। तो सोवरेनिटी के अगेंस्ट भी आप कुछ बोलोगे, एक तरह से ये क्या हो जाता है, नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ जाती है ना। तो इसको हमने ब्रॉड एम्बिट दे दिया है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब बाकी जो फैक्टर्स हैं, कोई एक दो और मेरे को बता दो। रूपाली, वुड यू लाइक टू टेल कि एक कोई फैक्टर जिससे लिमिटेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? कोई भी फैक्टर तुक्का भी मार दो, इट्स ओके। सिक्योरिटी। कौन बीच में आके बोल जाता है, मैं ढूंढ भी नहीं पाती इतने सारे लोगों में। पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। Public रूपाली, order, decency and morality. डिसेंसी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। ठीक है। फ्रेंडली विथ फॉरेन, और बचे हैं ना अभी। Sovereignty and integrity. तो चिराग सही बोल रहा था मतलब। ऑर्डर। हाँ दीदी, मैंने तो बताया था। मैं नहीं बोल रही थी कि वो गलत बोल रहा है, बट उसे मीनिंग नहीं पता था वर्ड का, तो वो एग्जैक्टली स्टेट नहीं कर पा रहा था, नेक्सस नहीं ज्वाइन कर पा रहा था। चिराग अब समझ में आ गया ना। हाँ, अब तुमसे कोई पूछेगा कि सोवरेनिटी कैसे अलाउड नहीं है स्पीच में, तुम बोल सकते हो कि भाई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के। कितने लोगों ने फैमिली मैन देखा है? एक बहुत अच्छा एपिसोड याद आ रहा है मेरे को उसमें से। फैमिली मैन देखा है तुम लोगों में से किसी ने? ठीक है, अ फ्यू पीपल हैव वॉच्ड। उसमें ना एक सीन आता है जब मनोज बाजपेयी और उसका वो जो बेस्ट फ्रेंड रहता है, के नाम रहता है ना उसका शायद, जो बेस्ट फ्रेंड उसका रोल निभाता है, ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग अपनी जान पे इतना खतरा लगाए हुए हैं, अपनी बैंड बजाए हुए हैं, घर परिवार से दूर है, सब कुछ चल रहा है। तो ये किसके लिए कर रहे हैं ये सब? जो प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है, जो किसी की सुनते ही नहीं है, फंड भी नहीं दे रहे, सैलरी भी टाइम पे नहीं आ रही, अपने लगे हुए हैं, उन्हें इधर जाना है उधर जाना है, वो उस डिसीजन में चल रहे हैं, ऐसा वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर उसमें एक एजेंट रहता है, ठीक है, स्पाई एजेंट रहता है, और वो मतलब वर्क फोर्स में रहता है, इंटेलिजेंस में रहता है। तो वो लोग खतरा वतरा झेल रहे होते हैं। तो उसका फ्रेंड ये सब क्वेश्चन करता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सो मनोज वाजपेयी आंसर्स, we are not doing it for the people sitting on the throne, right? We are not doing it for Draupadi Murmu, we are not doing it for Narendra Modi, we are doing it for the nation जिसकी वो सीट है, जिसकी पूरी इज्जत वहां पे बैठी हुई है, ठीक है। सो तुम्हारी प्रेसिडेंट में तुम्हारी पूरी रिस्पेक्ट, नेशन की रिस्पेक्ट है, हाउ दे शोकेस देमसेल्व्स। नरेंद्र मोदी को तुम पसंद करो नहीं पसंद करो, बट द मोमेंट ही गोज टू अनदर कंट्री एंड हैंडशेक्स विद दैट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड गेट्स बोट डाउन, उनके सामने सब झुक जाते हो, तुमको लगता है कि मेरा भारत महान, मेरा तो भारत ये मेरा भारत है, राइट? सो दैट इज द रिस्पेक्ट, वो शेयर से जुड़ी होती है। ये बात तुम समझो, इसीलिए सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। So good, you guys know all the factors. It's nice. Now we move on to the next case, which is SC cautious culpable. कोई कुछ बोला? जी आपने ये पहला केस बताया ना अभी? हाँ, पहले ही केस बताया। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, SC cautious culpable homicide charges against employers in workplace electrocution. इस केस में क्या होता है? इसमें फिर से तुम देखोगे वर्ड यूज हो रहा है क्वाश, ओके। सो क्वाश कंपाउंडिंग जो हमने सब पढ़ा था, वो यू कैन सी पास नॉलेज कैसे इवेंचुअली काम आ रही होती है। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, दो इलेक्ट्रीशियन रहते हैं, वो खंबे पे चढ़े होते हैं, तुमने जैसे देखा होगा लोग खंबे पे चढ़ के पूरी तार वार सही कर रहे होते हैं। तो जब ये ऐसा कर रहे होते हैं, इनका एक एम्प्लॉयर भी रहता है, वो तो अपने घर में है, ये खंबे पे चढ़े हुए हैं, वहां पे इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है एंड दे डाई इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। उनकी हत्या हो जाती है वहां पे, उनकी डेथ हो जाती है वहां पे। तो इसमें सवाल उठता है कि क्या हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड चार्जेस अगेंस्ट एम्प्लॉयर हो जाता है। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, मर्डर से डिफरेंट कैसे होता है, इंटेंट डिफरेंट होता है। कल्पेबल होमिसाइड में ऐसा होता है कि इंटेंट नहीं रहती कि हम मर सकते हैं, बट लाइकली टू हैपन रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है कि नॉलेज ऐसी तो है कि हाँ हो सकता है, बट हम प्रिजम्पशन पे चलते हैं। जैसे अगर तुम बचपन में जब वहां जाते होगे, मेला वगैरह जाते होगे, तो एक मौत का कुआं चलता था, वो बाइक चलाते थे ढाई ढाई करके, वैसे कुआं गोल गोल होता था। तो वहां पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकती है। बिकॉज कल्पेबल होमिसाइड मीन्स
इट वॉज सपोज टू हैपन, इट वॉज लाइकली टू हैपन, बट रोज चल रहा था, हो रहा था, कोई मर नहीं रहा था, तो इट केप्ट ऑन हैपनिंग। तो इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होते हैं, इन सब के साथ ये थोड़ा सा सीन चलता है कि इस चीज को ना हम कल्पेबल होमिसाइड की तरह रखते हैं, दैट डेथ इज नॉट प्रिज्यूम्ड टू बी हैपनिंग बट इट्स लाइकली टू हैपन। तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो अब कोर्ट का क्या कहना होता है कि सेक्शन 304 पार्ट 2 रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ लाइकली डेथ, द इंसिडेंट डिडंट शो अ डेलिबरेट और नोइंगली डेंजरस एक्ट। यहाँ पे कोर्ट कहता है, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट कहते हैं कि हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए था वो खंबा सेफ नहीं है, ऐसा है वो है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार वो डेली बेसिस पे ये काम कर रहे थे, एम्प्लॉयर को सपना थोड़ी आएगा सुबह उठ के कि आज वो खंबे पे तो मत ही चढ़ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक फैक्टर वो जरूर देख सकता था कि खंबा सेफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो उसकी पॉलिसीज में इंटीग्रेट हो सकता था, बट एट दैट मोमेंट ही डिड नॉट नो कि आज वो एक्सपायर ही हो जाएंगे अगर वहां पे चढ़े तो। एक प्रूडेंस जो इंसान खंबे पे खुद चढ़ रहा है उसको भी रखनी चाहिए, बट इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट वॉज नॉट अ मर्डर, सो वी कैन चार्ज द एम्प्लॉयर अंडर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट मर्डर। मर्डर नहीं करा है उसने, इंटेंशन थी और चढ़ा दिया उनको, ठीक है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो यहाँ पे उसका मेंसरिया कुछ नहीं था, यहाँ पे बस वो जॉब करवा रहा था लोगों को, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे पढ़ोगे कि कल्पेबल होमिसाइड होता है ऐसी डेथ जो बिना इंटेंट के हो गई हो, और डेथ बाय नेग्लिजेंस यहाँ पे फोकस करा गया, मर्डर पे हम नहीं आए कि डेथ प्लस रेकलेस एक्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब आप कल्पेबल होमिसाइड लगा रहे हो, तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या करा, सीधे देखा कल्पेबल होमिसाइड और लगा दिया। और इसको तुम जजमेंट को पढ़ोगे ना तो तुम देखोगे फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। उसने बोला कि तुमको जो पहला वर्ड अच्छा लगा तुमने सीधे वो ही लिख दिया, ये क्या बात होती है भाई, आगे तुम और भी सेक्शंस तो देखो, हमने और डिफाइन करके रखा है, उसमें से एक है डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो रेकलेस एक्ट हुआ था फिर डेथ हुई थी, ठीक है। तो रेकलेस एक्ट क्या हो गया था कि देखा नहीं था वो खंबे पे सब सही है कि नहीं है, इलेक्ट्रोक्यूशन सही है कि नहीं है, और उनको चढ़ा दिया गया था, दैट वाज ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है। जितने लोगों ने हैंड रेज करा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? एक डाउट तो बस दीदी, हाँ ये कार्तिक नॉट बोलो। अमाउंटिंग टू मर्डर और नेग्लिजेंस में दोनों में इंटेंट नहीं होता ना? नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डेथ और नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस में ऐसा हो सकता है, मतलब नॉट अमाउंटिंग मर्डर में तो बिल्कुल ही इंटेंट नहीं होता कि किसी की हत्या हो जाएगी। नेग्लिजेंस में ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत सोच के चल रहे हैं कि हाँ हो सकती है, बट भाई चल जाएगा ना भाई, कर लेना यार भाई, तू इतना नहीं कर सकता क्या यार, वो वाला इंटेंट पे आ रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। दिव्यांशी कोई क्वेश्चन है आपको? ओके आई थिंक ऐसी रेस्ड है, सो भाई के लिए इतना नहीं करेगा। हाँ, क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर कल्पेबल होमिसाइड नीड्स इंटेंट, नॉलेज, प्योर नेग्लिजेंस, विदाउट सच एलिमेंट्स मस्ट बी चार्ज डिफरेंटली, ठीक है। ये हमने वही बात समझ ली। नाउ पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करते हैं। कितने लोगों के मम्मी पापा के पास मस्त खूब सारा वेल्थ है जनरेटेड? ऑनेस्टली बता दो, लॉ कर रहे हो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एकदम ही मतलब नॉट वेल इनफ हो। लोन वोन भी अगर कोई ले पाता है तो जस्ट बिकॉज उसको पता है वो वापस दे सकता है। एम्प्लॉयर को कैसे पनिशमेंट मिलेगी इफ कल्पेबल होमिसाइड था तो? नॉट मेंसिया, उसको नेग्लिजेंस के थ्रू मिलेगी धीरज, इधर के थ्रू नहीं मिलेगी, डेथ बाय नेग्लिजेंस हो गई ना, उसके थ्रू मिल जाएगी उसको पनिशमेंट। बताओ क्या क्या तुम लोगों की खेती वेती चलती है, कितनी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है? दिव्यांश ही है दीदी। चावल भी। अरे वाह, चावल तो सब खाते हैं, दिन में 2 बार या 1 बार तो खाते ही है, so you have a good amount of wealth, right? So coming back to the topic, power of attorney की बात करते हैं। power of attorney समझ रहे हो? power of attorney, attorney जो तुम 6-7 साल अभी से बन जाओगे, एक एडवोकेट बन जाओगे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी जरूरी नहीं है एक एडवोकेट को ही मिले, ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो जितने लोगों का अपनी प्रॉपर्टी पे नजर है, अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी पे नजर है, वो ये समझ सकते हैं कि उनको एडवोकेट बनना जरूरी नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी उनको ऐसे भी मिल सकती है, ठीक है। इधर क्या बोल रहे हो तुम लोग? सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर व्हाट? और ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा? अच्छा चलो, तुम लोग अपनी बकवास कर रहे हो साइड में, मेरे को फालतू डिस्ट्रैक्ट कर देते हो उधर, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी, आपको अटॉर्नी बनना जरूरी नहीं है, इसका मतलब होता है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो इन अ लीगल सूट, ठीक है। अब मैंने यहाँ सूट लिखा है, मैंने केस नहीं लिखा है, प्लीज 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 हाथ पैर सब जुड़वा लो,
कभी कोई सूट को 3 पीस सूट नहीं कहेगा कि वो ब्लू ब्लैक कलर का जिसमें बो टाई भी होती है, जिसके साथ फॉर्मल शूज पहनना है, मूड कोट यूनिफॉर्म सूट, वो वाला सूट, ये वाला, नो, दिस इज अ डिफरेंट सूट, ओके। और ये सूट वो भी नहीं है जो होटल रूम में आपको मिलता है, जिसकी स्पेलिंग ये होती है, जिसका प्रोनाउंसिएशन भी स्वीट होता है। बता रही हूँ, बेसिकली ना सूट हम सीपीसी में जाते हैं, ठीक है, और ये बनता है जब आपका केस फाइल हो जाता है, कोर्ट आपका इशू समझ लेता है। सबसे पहले तो आप केस लेके जाते हो, प्रॉब्लम लेके जाते हो सकता है तुम अपने मम्मी पापा के साथ पास अपने भाई बहन तुम्हारे बीच लड़ाई हो गई, तुम 6 पॉइंट्स लेके जा रहे हो, मम्मी पापा 6 के 1 पॉइंट कर देते हैं, कहते हैं बाकी 5 तो तुम नालायक हो, तुमने ऐसे ही बढ़ा के रखे। कोर्ट भी ऐसा कर सकता है। तो इश्यूज जब फ्रेम हो जाते हैं ना, तब सूट बनता है। इश्यूज जब कोर्ट को समझ आ जाते हैं तब सूट बनता है। और इन पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं कि केस चल रहा है हमारा, ठीक है, दिस इज द केस। तुम कहीं लीगल लैंग्वेज में ये नहीं कहोगे कि वहां पे लिखा आ जाता है केस हैज बिगन, केस हैज स्टार्टेड, केस हैज बीन फाइल्ड। वहां डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, इशू हैज बीन फ्रेम्ड, चार्जेस हैव बीन फाइल्ड, ये सब होता है। इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं कि केस बन गया है। सूट कब स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं। बेसिकली ये सीपीसी में फॉलो होता है, सिविल प्रोसीजर कोड में। क्रिमिनल लॉ में हम उसको केस, चार्जशीट, एफआईआर, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज सूट इज बिटवीन सिविल पार्टीज, ओके। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिलेशन वोंट इनवैलिडेट पास्ट सेल्स। इसमें क्या होता है, इस केस वी रवि कुमार वर्सेस एस कुमार, इस केस में क्या होता है कि अगर मैं सही याद कर रही हूँ, एक सेकेंड, आई थिंक ये वो सन डॉटर वाला केस नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, तो इस केस में क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है एक पर्टिकुलर इंसान को उसके पिताजी द्वारा कि तुम मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी रखोगे, ठीक है। अब वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसको 2004 से 2009 के बीच मिलती है। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू क्या हो सकता है, जितनी भी प्रॉपर्टी के ऊपर उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, वो उस प्रॉपर्टी को कुछ भी कर सकता है, बेच सकता है, उस पर बिल्ड अप कर सकता है, कुछ भी। नाउ ही इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नो, सो यू कैन यूटिलाइज दैट इन एनी मैनर। आप उसको किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, सब्जेक्ट टू जो भी कंडीशंस दी गई होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस अग्रीमेंट में। तो फिर 2015 में प्लेंटिफ क्या करता है, वो कहता है कि हो गया, मेरे को नहीं देना तुमको, रिवोक कर देता है। रिवोक का मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, वो मीम याद कर लो कि रिवोक का मतलब हो जाता है खत्म हो गया। तो वो 2015 में ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद बोलते हैं हम रिवोक कर रहे हैं इस चीज को। कहता है कि अवेयरनेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, 2004 से 9 के बीच जो भी हो रहा था, मेरे को आइडिया ही नहीं था ये सब हो रहा था, सो मैं रिवोक कर रहा हूँ। तो कोर्ट के पास अब जब ये केस जाता है, कोर्ट कहता है कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी के अंडर जो भी ट्रांजैक्शन हुए वो वैलिड है, और उनकी जो भी चीजें चल रही हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो भी वैलिड है। पर जिस मोमेंट आपने रिवोक कर दिया, उसके बाद से वो वैलिड नहीं होगा। तो ये भाई साहब क्या कह रहे थे, जो प्लेंटिफ बन रहे थे, कि 2015 में इन्हें रिवोक करा, ये कह रहे थे पुराना वाला सारा गायब कर दो, मेरे को वापस चाहिए जो भी हुआ है, आई डोंट लाइक दैट, ओके। तो वो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, उसमें 2004 से 9 के बीच उस इंसान ने कुछ डिसीजंस लिए थे, यू कांट डायरेक्टली क्वेश्चन दोस डिसीजंस। वो उस टाइम तो आपकी अलाउंस थी, उसने आपके अलाउ होने पे ही तो करे थे ना। आप अचानक से क्यों ऐसे उठ के आ रहे हो कि नहीं नहीं अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, उस टाइम बोलना चाहिए था आपको, ठीक है। सो रिवोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी डज नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली टू अनडू एक्शंस ऑलरेडी टेकन अंडर इट्स अथॉरिटी। वैलिड power of attorney is equal to valid sales. Sales made under valid POA cannot be undone later just because it was cancelled. So वो कह रहा है कि अगर valid POA था, मतलब आपने खुद पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, सब कुछ सही था, कुछ भी फ्रॉड नहीं था, डिफेक्शन नहीं था, कोर्शन नहीं था, तो जितनी भी सेल्स उसके अंडर हुई वो भी वैलिड है। वापस से मत उठ के आओ कि सही नहीं हुआ, मेरे को वापस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस व्हिच इज दिल्ली हाई कोर्ट टू ट्रेडमार्क होल्डर्स, यूज इट और लूज इट। How many of you have used Blinkit, Zepto, Swiggy, Instamart या जो भी आ गया होगा? चिराग, सतना में आ गया Blinkit? फिर यूज कैसे करा? तो सतना में थोड़ी रहता। कहाँ रहते हो, भोपाल में? सागर, सॉरी आई मिस इंटरप्रेटेड। वो सेम हो जाते हैं ना। सागर में आ गया Blinkit? यूज नहीं करा, मतलब कि कहीं दूसरी जगह यूज करा है। कहाँ करा यूज? रायपुर। चलो ठीक है, मतलब करा है, उल्लू नहीं बना रहे हैं ना। चलो ठीक है। A lot of you have used Zepto, Swiggy, Instamart and all of that. So अब क्या हुआ, हम ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ेंगे।
जब तुम लॉ स्कूल में आओगे ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको तुम आईपीआर के अंडर पढ़ते हो। आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल जो आपके इंटेलेक्ट से डेवलप्ड प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं